Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 3 of Block 1 MPCE 033, that is MAPC second year students who have opted for organizational psychology. This video is for you guys. I'm going to complete this unit in two parts. Part 1 will complete this pink highlighted portion, and part 2 will complete the blue highlighted portion. So in today's unit we are going to study about the conceptual framework of ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, यानी क्या हिस्ट्री रही है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की और पूरे वर्ल्ड वाइड में क्या चल रहा है इसके बारे में. सबसे पहले इन्होंने जो इंट्रोडक्शन दिया है वो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की डेफिनेशन से शुरू किया है. उसमें इन्होंने बताया कि ये वो मेथोडोलॉजी या टेक्निक है जहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में या ऑर्गेनाइजेशन के कुछ सेक्शन में चेंज या इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं सो दैट ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस बढ़ जाए. इफेक्टिवनेस मतलब परफॉर्मेंस बढ़ जाए. तो ये एक प्लान प्रोसेस होता है. हम ऐसे रेंडमली कुछ चेंज नहीं करते, प्लानिंग के साथ चेंज करते हैं और इसमें बिहेवियरल साइंस की नॉलेज को भी हम यूज करते हैं. मेन एम ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डेवलपमेंट करने या ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का क्या होता है, मेन एम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का या तो हम कल्चर, उसका जो जितनी स्ट्रेटजीज है उसका रीइंफोर्समेंट, उसके स्ट्रक्चर में चेंज, उसके प्रोसेस में चेंज लाने की कोशिश करते हैं. और ये सारी जो चेंजेस होते हैं ये इम्प्रूवमेंट की तरफ डायरेक्टेड होते हैं सो दैट ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस तो बढ़े, साथ में उसकी हेल्थ भी बढ़े. अगेन ये लॉन्ग रेंज प्रोसेस है. लॉन्ग रेंज मतलब लंबा टाइम लेता है, ये एक दिन में होने वाला काम नहीं है. और ये ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्विंग में वर्क करता है. नए प्रोसेसेस में जो भी हम नया कुछ लाना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस में, उसको हम करते हैं, इफेक्टिवली करना पड़ता है. और ये कोलैबोरेटिव है. कोलैबोरेटिव मतलब कि इसमें मैनेजमेंट के साथ जो चेंज एजेंट है वो भी कोलैबोरेट करता है और ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर पे तो वर्क करती है जैसे हमने पहले समझा. और ये जो कैटलिस्ट होते हैं, जो चेंज एजेंट होते हैं, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशनल के कंसल्टेंट भी कहते हैं, डेवलपमेंट कंसल्टेंट, उनको ही हम कैटलिस्ट बोल रहे हैं यहाँ पे. वो थ्योरीज यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, अप्लाइड बिहेवियरल साइंस की, और उसी को ही यूज करके चेंज लाने की कोशिश करते हैं. ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, इनमें और भी बिहेवियरल साइंस के अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में भी नॉलेज होती है, जैसे कि सिस्टम्स थिंकिंग, लीडरशिप स्टडीज, ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग, इंटरडिसिप्लिनरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी, इन सारे डिपार्टमेंट्स की भी इनको इन्फॉर्मेशन होती है जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट कैटलिस्ट होते हैं या कंसल्टेंट होते हैं. अच्छा, ये जो चेंज एजेंट होते हैं, ये इनको हम है ना लीडर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक लीडरशिप शो कर रहे हैं जहाँ पे वो चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की चेंज कोशिश कर रहे हैं, इफेक्टिवनेस प्रोसेस में वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं. तो इसीलिए हम इनको एक लीडर की तरह भी देख सकते हैं. मेन टारगेट जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का होता है वो यही होता है कि लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो रहा है न्यू एक्टिविटीज का, यानी पूरे इंस्टीट्यूशन में यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में न्यू एक्टिविटीज डाली जा रही हैं. और ये ऐसी एक्टिविटीज डाली जा रही है जो सेल्फ मैनेज्ड ऑपरेशंस की है, या ऑटोनॉमस वर्क टीम बनाने की है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज बढ़ाने की है. ये सारी चीज़ों पे वर्क करते हैं जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की बात करते हैं. इसमें हम स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं और प्रोसेस चेंज को लाने की कोशिश करते हैं. मतलब पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसको ही चेंज करते हैं हम, इसमें इम्प्रूव करते हैं. आई वुड से चेंज तो गलत शब्द भी हो सकता है, लेकिन हम इम्प्रूव करते हैं ऐसा बोल सकते हैं. इसमें टॉप मैनेजमेंट का भी हाथ होता है. तो ये तो था इंट्रोडक्शन. नाउ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट. ब्रीफ हिस्ट्री काफी देर में बताई जाएगी, अभी तो फिलहाल इन्होंने ये बताया है कि किन लोगों ने क्या डेफिनेशन दी जब ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की बात करते हैं. ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में कर्ट लुइस जो है उनको फादर कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का, जिन्होंने ग्रुप डायनामिक्स के बारे में बताया, एक्शन रिसर्च के बारे में बताया. ये डेफिनेशन उन्होंने दोबारा रिपीट की है जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी कि ये लॉन्ग रेंज एफर्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, जहाँ पे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग जो ऑर्गेनाइजेशन की है वो इम्प्रूव करते हैं, प्रोसेसेस को रिन्यू करते हैं, सो दैट इफेक्टिवली हम कोलैबोरेशन से, किसके कोलैबोरेशन से, चेंज एजेंट, कैटलिस्ट के और हायर मैनेजमेंट के कोलैबोरेशन से बिहेवियरल साइंस की टेक्नोलॉजी और थ्योरी को हम यूज करते हैं सो दैट
ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस इम्प्रूव की जा सके। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जहाँ पे बहुत सारे सिस्टम्स इंटरेक्ट करते हैं आपस में और एक आउटपुट देते हैं जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट अगेन एक सिस्टमेटिक एंड प्रैक्टिकल अप्रोच मानी गई है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस को डिफ्यूज करते हैं, नए नए चेंजेस को लॉन्च भी करते हैं और ये ऑनगोइंग एंड साइक्लिक प्रोसेस है, एक बार होने वाला नहीं है। हम बार बार इसको रिपीट करते हैं, प्रीवियस यूनिट में भी हमने समझा था कि एक साइक्लिक प्रोसेस है और बहुत तरह तरह की स्ट्रेटजीज को हम फॉलो करते हैं। नाउ वॉरेन बैनिस ने ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की डेफिनेशन बताई थी। उन्होंने बोला था ये एक कॉम्प्लेक्स एजुकेशनल स्ट्रेटजी को फॉलो करके उसके रेस्पॉन्स में हम चेंज लाने की कोशिश करते हैं और चेंज किस में लाते हैं, बिलीफ में, एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में जब हम चेंज लाते हैं सो दैट हम बेटर अडेप्ट कर सके जब नई टेक्नोलॉजीज मार्केट में आए, मार्केटिंग में हम चेंज कर सके, चैलेंजेस जो आते हैं उस पे हम वर्क कर सके ऑर्गेनाइजेशन में और किस रेट से चेंज आ रहा है उसको भी हम हैंडल कर सके। तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का मेन टारगेट यही होता है, न्यू चेंज जब ऑर्गेनाइजेशन में ला रहे हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए लाया जा रहा है। नाउ बर्के ने भी बताया था इसकी डेफिनेशन। उन्होंने बोला था ये एक प्लान्ड प्रोसेस है चेंज का जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है उसको बिहेवियरल साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड थ्योरी को यूज करते हुए चेंज करते हैं हम। फिर फ्रेंच एंड बेल आए, उन्होंने भी इसके बारे में बताया ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के बारे में। उन्होंने ये बोला कि ये एक लॉन्ग टर्म एफर्ट है जो इम्प्रूव करता है ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रिन्यूअल प्रोसेस को और जब भी हम ऐसा करते हैं तो हम ज़्यादा इफेक्टिव एंड कोलैबोरेटिव मैनेजमेंट का यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को इन्वॉल्व करते हुए। फिर नाउ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की यहाँ पे डेफिनेशन दी है, उसमें इन्होंने बताया कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होती है चेंज एजेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन के बीच की जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की बात करते हैं और उसका मेन पर्पस होता है कि बिहेवियरल साइंस को अप्लाई किया जाए सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट लाई जा सके, उसकी कैपेसिटी में इंप्रूवमेंट लाई जा सके। तो ये एक ऑन गोइंग सिस्टमैटिक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो इफेक्टिव चेंज के लिए ज़रूरी होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट की सक्सेस के लिए इस पे दो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेजर्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है। इंटरनल मेजर्स क्या है, जितने भी लेवल में लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनके डेवलपमेंट गोल की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे क्रिएटिव ऑफिस क्रिएट करने पड़ेंगे जो डेवलपमेंट ऑफिस के नाम से जाने जाएंगे एंड हाई लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है कोलैबोरेशन में, फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है एंड क्रिएटिव थिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है। ये तो होगा इंटरनल मेजर्स। एक्सटर्नल मेजर्स में हमें हाईली इंटीग्रेटेड पब्लिक रिलेशंस बनाने पड़ेंगे, फंड रेजिंग करनी होगी एंड एडवोकेसी प्लान्स चलाने पड़ेंगे। तो इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेजर्स को जब हम करेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट आ सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का मेन एम हमारा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल, मिशन और विजन इनको अचीव करना और इफेक्टिवली अचीव करना और एफिशिएंट मैनर में अचीव करना। सो इसमें सोशल बिहेवियरल साइंस आती है और बाकी सोशल साइकोलॉजी, ग्रुप डायनामिक्स, इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, सोशियोलॉजी एंड इवन साइकोथेरेपी भी आती है। तो इन सारे जितने भी मैंने ये टॉपिक्स बताए, इन सब का इन्वॉल्वमेंट होता है। जितने भी साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड्स बताए, मैनेजमेंट के बैकग्राउंड्स बताए, इन सब के कॉम्बिनेशन को हम यूज करते हैं जब हम ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की बात करते हैं। नाउ कमिंग टू ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में हम समझेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की हिस्ट्री शुरू कहाँ से हुई। इसमें जो हिस्ट्री है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की जब हम समझेंगे तो हमें ये भी पता चलेगा कि इसका जो टर्म है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट जो टर्म है, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ और इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स या कन्फ्यूजन्स है उसको भी हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जो है ये 5 मेजर स्टेम्स या फिर बैकग्राउंड से निकली हुई है, मतलब 5 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनी है। पहली स्टेम जो है वो नेशनल ट्रेनिंग लेबोरेटरीज NTL की ग्रोथ से शुरू होती है और इसमें हमने ट्रेनिंग ग्रुप्स का भी डेवलपमेंट किया। ट्रेनिंग ग्रुप्स को हम सेंसिटिविटी ट्रेनिंग या T ग्रुप्स के नाम से भी जानते हैं। ये पहली ब्रांच थी।
नेशनल ट्रेनिंग लेबोरेटरीज। सेकेंड स्टेम जो है वो क्लासिक वर्क है एक्शन रिसर्च का, जो सोशल साइंटिस्ट करते हैं। सोशल साइंटिस्ट के क्लासिक वर्क को हम एक्शन रिसर्च कहते हैं, और इसमें ये रिसर्चेस को मैनेज करने का काम, जो भी चेंज को कैसे मैनेज करना है वो इसके ऊपर रिसर्च करते थे। कि कोई भी चेंज आया, अब चेंज आया तो उसको मैनेज कैसे करेंगे, तो कैसे मैनेज किया गया उसके ऊपर इन्होंने रिसर्च की। और इसका इम्पॉर्टेंट फीचर यही है एक्शन रिसर्च का, कि इसमें हम सर्वे फीडबैक को भी यूज करते हैं, सर्वे फीडबैक की टेक्नोलॉजी भी यूज करते हैं। कर्ट लुइन जो है वो, उनका बहुत मेजर रोल है टी ग्रुप सर्वे फीडबैक और एक्शन रिसर्च के लिए, और इनका जो वर्क है उसी की वजह से ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट को हम क्रिएट कर पाए। और अभी भी बहुत सारे कंसेप्ट्स एंड मेथड जो है हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में इन्हीं के ही यूज करते हैं। सो अगर आप ये फ्लो चार्ट देखेंगे, क्योंकि ये फ्लो चार्ट ये सारा कुछ बना हुआ है, सो ये हो सकता है ये एग्जाम में आए, तो इसको अच्छे से करना। 5 स्टेम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रैक्टिस, तो यहाँ पे करंट प्रैक्टिस बोल रहे हैं और ये 5 लेवल्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं। तो लेबोरेटरी ट्रेनिंग हमने किया, एक्शन रिसर्च, सर्वे फीडबैक के बारे में पढ़ा, और बाकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो है यहाँ पे पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ एंड स्ट्रेटेजिक चेंज, इसके बारे में यहाँ पे इन्होंने दिया है। तो थर्ड स्टेम जो है वो है वर्क ऑफ रेंसिस लाइकर्ट। इन्होंने रिप्रेजेंट किया था कि कैसे पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और डिजाइन में यूज कर सकते हैं, वो इन्होंने बताया था। एंड देन फोर्थ जो स्टेम है वो, उसका अप्रोच था, मेन फोकस जो था वो था कि क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ पे एंड प्रोडक्टिविटी पे ज्यादा फोकस था। देन फिफ्थ स्टेम जो है उसका मेन क्या रोल है, उसका मेन रोल है स्ट्रेटेजिक चेंज एंड ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये 5 जो ब्रांचेस है, बैकग्राउंड्स है, या फिर आप इसको स्टेम भी कह सकते हैं, 5 स्टेम्स को यूज करके बनाया गया है। तो इसमें ट्रेनिंग आ रही है, फिर रिसर्च भी आ रहा है, सर्वे फीडबैक भी आ रहा है, फिर पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट किस तरह की होनी चाहिए, देन क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ कैसी होनी चाहिए, और स्ट्रेटेजिक चेंजेस कैसे हमें अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि कैसे हम इन सबको यूज करके ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट कर सकते हैं। नाउ अर्ली डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। कर्ट लुइन जो थे उन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया था ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के इवोल्यूशन में। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की बात है। तो लुइन ने एक कोलैबोरेटिव एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें वो कंसल्टेंट बन गए थे और क्लाइंट ग्रुप उनके ऊपर वो वर्क कर रहे थे। तो जो टीम कोलैबोरेशन किसका हुआ, ही एज अ कंसल्टेंट एंड क्लाइंट ग्रुप। सो 3 स्टेप प्रोसेस उन्होंने अप्लाई किया इसमें, प्लानिंग, एक्शन एंड मेजरिंग रिजल्ट। मतलब पहले जो भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना है उसके बारे में प्लान किया और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया, और जो इम्प्लीमेंट करने के बाद रिजल्ट आया उसके ऊपर स्टडी किया। सो ये एक्शन रिसर्च एक तरीका हो गया करने का। तो लुइन ने जब पार्टिसिपेट किया था, सो ये लेबोरेटरी ट्रेनिंग टी ग्रुप्स के ऊपर भी काम किया, टी ग्रुप बनाए गए, और उनकी डेथ 1947 में हुई थी। उसके बाद भी इसके ऊपर काम होता रहा, जहाँ पे उनके जो क्लोज एसोसिएट्स थे उन्होंने सर्वे रिसर्च मेथड के ऊपर काम करना शुरू किया, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन। फिर ये जो प्रोसीजर था ये और इम्पॉर्टेंट होता गया, सर्वे रिसर्च मेथड और जो टी ग्रुप वाला सिस्टम था, और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गए ये। और बहुत सारे नेशनल ट्रेनिंग लेबोरेटरीज के में भी ऐसा वर्क चलता रहा, और कंट्रीज में जितनी भी यूनिवर्सिटीज थी, प्राइवेट कंसल्टिंग फर्म्स थी, वहाँ पे इसको यूज करते रहे ये लोग। फिर डॉगलास मैकग्रेगर आए एंड रिचर्ड बैकहार्ड, ये इन्होंने भी फिर कंसल्टिंग का काम करते रहे। ये इन्होंने जनरल मिल में कंसल्टेशन का काम किया, और इनको पता चला ऑफ साइट लेबोरेटरी ट्रेनिंग में कुछ फेलियर्स हुए हैं। मतलब ऑफ साइट मतलब बाहर जाके जब वो ट्रेनिंग करते थे लोगों में, क्यों फेलियर्स हुए, क्योंकि वहाँ पे कल्चरल डिफरेंसेस उनको मिले जब भी वो ट्रेनिंग करते थे। तो जो लेबोरेटरी ट्रेनिंग है उसमें जो लोग हैं वो हियर एंड नाउ प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। मतलब अभी जो है उसी को ही सीखना है और उसी को ही आगे यूज करना, उससे जो भी सीखे उसी चीज को, उस एक्सपीरियंस को ही आगे यूज करना है। तो ये ऑनगोइंग ट्रेनिंग ग्रुप में चलता रहा। तो ये जो जितने ग्रुप थे जब भी ये मिलते थे साथ में, तो इन सारे मेंबर्स के जो पर्पस था वो ये अपना शेयर करते थे।
मेंबर्स का आपस में मिलने का पर्पस यही था कि ये हियर एंड नाउ अप्रोच को यूज करेंगे, स्पॉन्टेनियसली जो सिचुएशन है उसको कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसा बिहेव करेंगे, उससे ये लोग सीख रहे थे। कई बार उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या अप्लाई होता था, क्या नहीं अप्लाई होता था, उसका क्या आउटकम आता था, उससे वो सीख रहे थे। तो प्रॉब्लम्स ऑफ लीडरशिप उन्होंने नोटिस की वहाँ पे। स्ट्रक्चर किस तरह का था, स्टेटस, कम्युनिकेशन, सेल्फ सर्विंग बिहेवियर, ये वाली चीज़ें ग्रुप में अराइज होना शुरू हो गई थी। तो जो मेंबर्स थे ग्रुप के, उनको अपॉर्चुनिटी मिली कुछ नया सीखने की आपस में ही एक दूसरे के बारे में। उन्होंने उनमें कुछ स्किल्स डेवलप की गई, जैसे कि लिसनिंग की स्किल, ऑब्जर्विंग अदर्स, देन इफेक्टिव ग्रुप मेंबर्स कैसे आपस में फंक्शन कर सकते हैं इफेक्टिवली, वो सब इन्होंने ग्रुप में सीखा। फिर लेबोरेटरी ट्रेनिंग जो थी वो कंडक्ट की गई स्ट्रेंजर ग्रुप्स में। ऐसे ग्रुप्स जो उन इंडिविजुअल्स के बने थे जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से आ रहे थे, डिफरेंट बैकग्राउंड या सिचुएशन से आ रहे थे। तो जो मेजर डिफिकल्टी आ रही थी वो इस बात पे आ रही थी कि नॉलेज को ट्रांसफर कैसे किया जाए, क्योंकि ये तो अलग अलग सिचुएशन से आते थे, इनकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट थी। तो जो ट्रांसफर हुआ दो डिफरेंट कल्चर्स में हो रहा था अब इस बारी। सो अगर एक ही ग्रुप में हो रहा है तो वहाँ के ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो आपस में सेफ एंड प्रोटेक्टेड फील करते हैं, है ना, उनमें गिव एंड टेक की भावना होती है। लेकिन अगर बाहर के कल्चर से कोई आके आ रहा है तो इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि सबके बिलीव्स अलग अलग होते हैं। सो अब ये सबसे पहले इन्होंने अब एक्सपेरिमेंट कैसे करना शुरू किया, फैमिली ग्रुप के अंदर ही स्टार्ट कर दिया इसको अप्लाई करना ट्रेनिंग को। और जो ग्रुप था वो कौन से ग्रुप थे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ही ग्रुप थे जिसे हम फैमिली ग्रुप कह रहे थे। और इन्होंने रियलाइज किया कि जो कल्चर है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रुप मेंबर्स के बीच में, और इस कंसेप्ट को ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में डालना शुरू कर दिया। कैम्ब्रिज क्लिनिक के ऊपर एक स्टडी की गई जहां पे ये देखा गया कि रिलेशनशिप्स बड़ी खराब है, वर्किंग एनवायरनमेंट बड़ा खराब है, इंटरनल वर्किंग एनवायरनमेंट। तो मेडिकल डायरेक्टर ने ऑर्गेनाइजेशन कंसल्टेंट से कंसल्ट किया और उससे हेल्प मांगी। प्रिलिमिनरी डिस्कशंस हुए डायरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटर और कंसल्टेंट के बीच में, और फिर ये पता चला कि प्रॉब्लम्स जहाँ पे थी वो लीडरशिप, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन और डिसीजन प्रोसेसेस के ऊपर थी। तो सबसे पहला काम था कि डाटा कलेक्ट किया जाए, ये पता किया जाए कि कहाँ पे इशू आ रहा है। तो इसीलिए डाटा कलेक्ट किया गया और क्लिनिकल ऑफिसर उसके ऊपर तैयार हो गया और इन्होंने साथ में मिलकर डाटा कलेक्ट करना शुरू किया। जो कंसल्टेंट था उसने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए सारे मेंबर्स के, स्टाफ मेंबर्स के, मेडिकल डायरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटर के, और एक पूरी समरी तैयार की डाटा जो भी उसने कलेक्ट किया था उसके बेसिस पे, और फिर वर्कशॉप उसने करनी शुरू की। तो रोल कॉन्फ्लिक्ट जो मेडिकल स्टाफ के बीच में हो रहा था उसके ऊपर इन्होंने फोकस करना शुरू किया ट्रेनिंग में। कोई जहां इंटरफेरेंस होता था पेशेंट को हैंडलिंग करने में, वहाँ वर्क किया। लीडरशिप स्टाइल पे वर्क किया मेडिकल डायरेक्टर की, और डिसीजन मेकिंग में जो प्रॉब्लम आते थे, मैटर्स को ऑपरेट करने में प्रॉब्लम आते थे, उसके ऊपर वर्क किया। कंफ्यूजन जहाँ पे होती थी कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और मेडिकल स्टाफ आपस में इंटरेक्ट करेंगे, उसके ऊपर वर्क किया। एडमिनिस्ट्रेटिव, मेडिकल एंड सोशल वर्कर के बीच में जो कम्युनिकेशन था उसमें प्रॉब्लम्स थी, पॉलिसीज में प्रॉब्लम थी, उसके ऊपर वर्क किया। सो लोग अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर देते थे, इंटरपर्सनल और इंटर ग्रुप बिहेवियर के ऊपर वर्क करना शुरू किया। तो ये जो रोल एनालिसिस हुए, कुछ टेक्निक्स सजेस्ट की गई जिसको कंसल्टेंट ने बताया कि ये टेक्निक यूज करेंगे रोल प्ले के लिए। क्लिनिकल स्टाफ और मेडिकल डायरेक्टर का जो रोल कॉन्फ्लिक्ट होता था, लीडरशिप प्रॉब्लम्स आती थी, उसके ऊपर वर्क किया। इफेक्टिव वे में कैसे कोप करना है उसके ऊपर ट्रेनिंग दी गई। सो इस तरह से जो कम्युनिकेशन स्टाइल के ऊपर वर्कशॉप की गई, सो बहुत सारे इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला। एंड फिर कुछ टाइम के बाद कुछ जब ये स्टेप इन्होंने ले लिए, एक्शन प्लान इन्होंने सेट कर लिए कि किस तरह से आगे बढ़ेंगे, कुछ टाइम गैप दे दिया गया इनको काम करने के लिए, और इनको मॉनिटर करने के लिए बोला गया कि किस तरह से मॉनिटर करना है। सेकंड वर्कशॉप जो हुई वो 2 मंथ के बाद हुई फर्स्ट वर्कशॉप के, एंड उसके बाद फिर क्लिनिकल स्टाफ के ऊपर कंटिन्यू वर्क किया, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते थे, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता था, उसके ऊपर इन्होंने डील करना शुरू किया।
सो स्टाफ में जब इन्होंने पूरा एक्शन प्लान रिवाइज किया तो पता चला कि इम्प्रूवमेंट आ रहा है उनकी एक्टिविटीज़ में और रिलेशनशिप बेटर होता जा रहा है। फिर एडिशनल बेनिफिट्स भी देखे जब ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम किया तो ये भी देखा गया कि एडिशनल बेनिफिट हो रहे हैं। क्लिनिकल स्टाफ ने लर्न किया कि कैसे परफॉर्मेंस पे वर्क किया जा सकता है, कैसे कोप किया जा सकता है प्रॉब्लम्स पे। 6 मंथ्स लेटर एक और थर्ड वर्कशॉप की गई जो फॉलो अप वर्कशॉप थी, जिसमें चेक किया गया कि स्टाफ कैसे इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स को हैंडल करता है और वो बेटर कंट्रोल भी कर पा रहा था। सो कुछ टेक्निक्स इन्होंने लर्न की और इसी एक्सपेरिमेंट से ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया और उसमें ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई। तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट जो है ये सिस्टम वाइड एप्लीकेशन है जहाँ पे हम बिहेवियरल साइंस नॉलेज को यूज़ करते हैं। सो ऑब्वियसली क्योंकि इसने हेल्प किया और प्लानिंग में हेल्प हुई, डेवलपमेंट में हेल्प हुई, देन इम्प्रूवमेंट देखा गया, किस तरह से स्ट्रेटजीज को रीइंफोर्स करना है, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस को ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के लिए यूज करना है, ये सब इसमें इम्प्लीमेंट किया गया। ना अगर मॉडर्न डेवलपमेंट की बात करें जो लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो का, इसमें हम देखेंगे कि सीरियस क्वेश्चन जो अब आता है वो इस बात पे आता है कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट है उसमें हमें मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा चेंज आ रहा है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में और इसीलिए री इन्वेंट करने की ज़रूरत है। सो जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने ये एग्जामिन करना शुरू कर दिया है कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट जो है वो इमोशनल बेस्ड स्टैंड पॉइंट से भी करना बहुत जरूरी है। डी क्लर्क ने आइडेंटिफाई किया कि इमोशनल ट्रॉमास अगर हैं तो परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है इंसान की, जैसे कि डाउन साइजिंग हो रहा है, आउटसोर्सिंग, मर्जर्स, रीस्ट्रक्चरिंग, चेंजेस जो आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, प्रिवेसी में इंटरफेरेंस हो रहा है, हैरेसमेंट देखने के लिए मिल रहा है, अब्यूजेस हैं पावर के, एम्प्लॉई इमोशनल एग्रेशन शो कर रहे हैं, एंग्जाइटी शो कर रहे हैं, उनमें डर है, सो इस वजह से उनमें परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट हो रहा है। इसीलिए इनके ट्रॉमास को हील करना ज़रूरी है, तभी इनकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी। तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स अब इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि ट्रॉमा एग्जिस्ट करता है और एम्प्लॉयज़ के लिए एक सेफ स्पेस होनी चाहिए जहाँ पे वो इस चीज़ को डिस्कस कर सके, सिम्बलाइज कर सके अपने ट्रॉमा को। तो एक मेथड निकाला गया जिसको बोलते हैं ड्रॉ पिक्चर, जहाँ पे एम्प्लॉय जो वर्ड्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकता वो ड्रॉ करके एक्सप्रेस कर सकता है। तो इस तरह से, एंड ग्रुप एक्टिविटी है तो ये ग्रुप में सारे मेंबर्स जब इस तरह से ड्रॉ करके एक्सप्रेस करेंगे तो ओपनली बता सकेंगे चीजें। तो न्यू टेक्नोलॉजीज जब ग्लोबलाइजेशन से कंबाइन हो रही हैं तो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में भी शिफ्ट डेवलप कर दिया। इसीलिए अब जरूरी है कि एम्प्लॉयज की मेंटल हेल्थ पे भी वर्क किया जाए। तो रोलैंड सुलिवन ने ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के बारे में बताया है कि ये ट्रांसफॉर्मेटिव लीप है जिसमें हमें विजन की जरूरत है, स्ट्रेटजीज को चेंज करने की जरूरत है, सिस्टम को अलाइन करने की जरूरत है लोकल कल्चर के हिसाब से, इनोवेशन के बारे में सोचने की जरूरत है और न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज करने की जरूरत है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 1 ऑफ यूनिट 3 ब्लॉक 1 MPCE 033। आई होप आपको ये बेनिफिशियल लगेगा वीडियो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें इस वीडियो को बाकी स्टूडेंट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।